हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 108 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और अगर आप दिसंबर 2024 में देख रहे हो तब तो ठीक ही है ना। अगर उसके बाद भी कभी भी आप देख रहे हो, आप 2025 में 26 में देख रहे हो, तब भी ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैंने ये उठाए हैं। और ये पॉसिबिलिटीज़ है कि हर साल पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप जो है बिलीव कर सकते हो, एक बार वीडियो को देख लेना पूरा। अगर इसमें से आपके दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, दो से तीन क्वेश्चन, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो मैं किसी ईयर को टारगेट नहीं करता हूँ कभी भी कि भाई इसी साल के होंगे तो इसी साल में क्या आएंगे। कभी भी कोई भी टारगेट नहीं कर सकता कि कौन से साल में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर हाँ, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैंने अंदाजा लगाया है कि ये क्वेश्चंस पॉसिबिलिटीज हैं कि आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था मैंने आपको कराया था, मैंने वीडियो डाल रखी है इससे पहले भी BHIC की। वहाँ पे मैंने PYQ जो है इसका वो एनालाइज किए थे। चार क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाए थे उठा के, 2 साल के। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन जो है वो हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो इस बार भी आए, पर हम जो है एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई इतना पता चल गया हमको कि आते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था प्रूव करके। और उसमें से एक क्वेश्चन था ये आर्थिक संकट वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, शायद इस बार आ जाए, क्योंकि ज़्यादा बार नहीं पूछा गया है ये सवाल। तो इस बार भी आ सकता है। कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक संकट जो आया था उसके बारे में बात करने के लिए कह रहा है। तो हमें क्या बताना है कि भाई 17वीं सदी में जो यूरोप में है बड़ी ही आर्थिक जो है उथल पुथल रही है, आपको पता ही होगा। आर्थिक रूप से काफी सारे रीजन है इसके पीछे। जैसे कि पहला रीजन तो ये है कि जो 30 वर्ष युद्ध चला वहाँ पे। ठीक है, 1618 से लेके 1648 तक जो युद्ध हुए वहाँ पे, उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा एक परेशानी सी रही। जिससे क्या होता है, आर्थिक विनाश होता है और संघर्ष बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है लोगों के बीच में, है ना। और कुछ जो भाग होते हैं, एरिया होते हैं, वो बहुत ज्यादा तबाह हो जाते हैं। ठीक है, जान मान की हानि होती है, कृषि का नुकसान हो जाता है, बहुत ज्यादा जनसंख्या में कमी आ जाती है। ठीक है, तो दैनिक जनसंख्या भी कम होती है, लोग मरते भी हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो ये भी एक बड़ी जो है कारण था जो कि यूरोप में क्या है, आर्थिक संकट आया था। ठीक है, आर्थिक संकट। बार बार इस टॉपिक को आप याद रखते हो चले कि अगर क्वेश्चन आता है इस पे तो आप इजीली इसको कुछ लिख पाओगे उसके अंदर एटलीस्ट। ठीक है, ना लिखने से अच्छा तो ये है ना कि आपको कुछ याद रहे। पूरे जो एक्यूरेट पॉइंट्स है वो आप भी देखोगे एग्जाम में, तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपको पता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स बना के लिखने हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है साथ साथ में। दूसरी चीज कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि और संसाधन की कमी जो है वहां पे आपको देखने को मिली थी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि भाई जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन जो संसाधन है वो कम हो गए हैं। इसकी वजह से क्या होता है, संघर्ष पैदा होता है लोगों के अंदर। ठीक है, मारा मारी शुरू होती है ना। इसका मतलब ये नहीं कि लोग गरीब है, इसका मतलब ये है कि जो वस्तु है उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कभी भी आप देखोगे किसी भी जगह पे कोई दुकानदार कुछ बेच रहा है ना, अगर लोग उसकी दुकान पे उस सामान को लेने के लिए पहुंच जाएंगे भारी मात्रा में, तो क्या होगा, उस सामान के वो रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, रेट को बढ़ाने से क्या मतलब है, आपके पास पैसा कितना भी पैसा हो, वो पैसा आप बस कागज का रह जाएगा, पर उस वस्तु की कीमत होगी उस समय। ठीक है, वो अपने मन चाहे बोलेगा कि मुझे इतने पैसे दो, बताओ है किसी के पास, है ना। तो ये रीजन होते हैं, इस वजह से जो है हमें बैलेंस रखना पड़ता है जनसंख्या को और जो संसाधन है उसको। अगर आप हमारे इंडिया में ही लोगों को पैसे दे दोगे दुनिया भर में, ठीक है, सबको बांट दोगे फ्री में, तो क्या होगा उससे। अब लोग दुकान की तरफ भागेंगे, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, अपनी जो ड्रीम्स है वो पूरा करेंगे उस पैसों से, है ना। तो मार्केट में क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है, इससे महंगाई भी बढ़ती है ना, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन था एक बड़ा रीजन, कि वहां पे ना ठंड बहुत ज्यादा पड़ गई थी। जो एक पर बेसिकली जो यूरोप है वो ठंडा ही क्षेत्र है, हम ये मानते हैं। पर वहाँ पे असामान्य जो ठंड पड़ जाती है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक वहाँ पे बन गई उन लोगों के लिए। तो ये जलवायु परिवर्तन था। हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज्यादा, और वहाँ पे ठंड हो जाती है। तो ठंड होती है तो पता है ना आपको, मशीनें काम करना बंद कर देती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती है वहाँ पे। होती तो गर्मी में भी है लेकिन ठंडियों में ज्यादा होती है। ठीक है, ठंडियों में तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे बाहर निकल के, आपको मन ही नहीं करेगा, इतना ज्यादा जाड़ा लगेगा। तो ये है। वहां पे जो एक समय शुरू हुआ था उसको उनको इन्होंने कहा लघु हिमयुग करके एक नाम दिया गया उस दौर का। 17वीं सदी में जो ठंडी पैदा हुई ना, वहाँ पे ठंड हो गई, मतलब दबा के ठंड पड़ी उस समय। तो उसको उन्होंने बोला लघु हिमयुग, बर्फीला एक तरीके से समा। और जिसका कृषि पर भारी प्रभाव पड़ा, है ना। तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे
बर्फ ही पड़े जा रही है, तो कृषि कहाँ से कौन कर पाएगा, कैसे हो पाएगी, आप सोचो जरा। कृषि के लिए तो एक एक जो है बैलेंस इन्वायरमेंट चाहिए ना हमें। हमें वहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड भी चाहिए, थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए, थोड़ा सा बारिश भी चाहिए, ठीक है, और धूप भी चाहिए, छाँव भी चाहिए, हर तरीके का मौसम होना चाहिए ठंडियों के लिए, जो कि मतलब कृषि के लिए जो कि परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन ठंडी अगर पड़ती रहेगी तो आप कृषि कैसे कर पाओगे, बाकी और काम कैसे होगा। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। तो कृषि की जो है भारी कमी हो गई वहाँ पे, खेत नहीं हुए। और सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल तो मची रही थी, ठीक है। अब डेफिनेटली ये तो हो गई ना, लोग फिर क्या बोलेंगे, डिमांड करेंगे कि भाई अब हमें शांति चाहिए, है ना, कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्या करें। तो सरकार पे दबाव बनाया जाता है उस चीज़ के लिए, राजतंत्र होगा तो उस पर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, 17वीं सेंचुरी में, यानी कि 17वीं सदी में, वहाँ पे यूरोप में राजतंत्र था। उसके बाद जाके जो धीरे धीरे करके लोकतंत्र की स्थापना हुई वहाँ पे, आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। उसके अलावा परिणाम में क्या हुआ, रिजल्ट क्या आए इस चीज़ के, कि भाई आर्थिक जो गतिविधि है उसमें कमी आई। आर्थिक गतिविधि मतलब व्यापार जो था वो मंदा हो गया, कृषि उत्पादकता कम हो गई, विनिर्माण जो है वो भी कम हो गया, ठीक है, जो निर्माण करने के कार्य होते हैं वो भी नहीं हुए वहाँ पे। और सामाजिक अशांति फैल गई लोगों में, ठीक है, संघर्ष फैल गया, सामाजिक अशांति मतलब संघर्ष, ठीक है। और आर्थिक शक्ति में परिवर्तन देखने को मिला आपको। इसका मतलब क्या होता है आर्थिक शक्ति में परिवर्तन, जैसे कि आज आपने जब आपने कभी पढ़ी होगी अपनी एनसीईआरटी की बुक में, जब हम स्कूल पर पढ़ा करते थे, तो शीत युद्ध जो शुरू हुआ था, तो उसमें आपने देखा होगा दो महाशक्तियां जो है सामने आई थी, है ना। और जैसे कि सोवियत संघ था, और सोवियत संघ बोलते हैं ना उसको, यूएसएसआर, और अमेरिका था। दो दो महाशक्ति थी, उसके बाद फिर एक महाशक्ति बची थी लास्ट में शीत युद्ध में, वो भी अमेरिका थी, ठीक है। तो लेकिन अब अगर ऐसे दौर आता है ना, तो जैसे कि ये परिणाम निकल के आए, तो कुछ नई नई पावर्स निकल के सामने आई, कुछ कुछ नए नए देश निकल के आए, जिन्होंने अपने प्रूव किया कि देखो हम तुमसे ज्यादा पावरफुल है, तुमसे ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब नई आर्थिक शक्ति का उदय हुआ। अब यूरोप को ही खुद देखो ना, यूरोप के अंदर ही खुद आर्थिक शक्ति का उदय हुआ। यूरोप कितना विकसित है आज, है ना। सबसे पहला जो विकास करने की शुरुआत की वो यूरोप ने ही की थी, है ना। उसके बाद फिर बाकी कंट्री ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। तो ये भी एक हमें जो है सीखने की चीज़ है। उनके वहाँ पे संघर्ष सबसे पहला शुरू हुआ, और आज सबसे पहले वो विकसित हो चुके हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, अंग्रेजी क्रांति के उत्तरदायी घटनाक्रमों पर चर्चा कीजिए। अंग्रेजी क्रांति के उत्तरदायी घटनाक्रम यानी कि जो अंग्रेजी क्रांति है, ये मैंने आपको बताया था कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसके जो उत्तरदायी घटनाक्रम यानी कि जो अंग्रेजी क्रांति हुई है, किसकी वजह से हुई है, क्या विकास क्यों हुई अंग्रेजी क्रांति, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इससे पहले का पूछ रहा है, अंग्रेजी क्रांति से पहले क्या क्या हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। मैंने आपको बताया कि 17वीं सदी यूरोप में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का दौर रही थी। इसमें जो घटनाक्रम जो थे वो है, पहला संसद का उदय, ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो आया सामने निकल के। तो पहले मैंने आपको बताया ना, राजतंत्र था, राजा का शासन था वहां पे भी। लुईस 16 जो था, वो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा बुक में अगर पढ़ी है तो लुईस 60 थे वहाँ के राजा। तो उन्होंने जो है मतलब लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे, वो काम ही अच्छा नहीं करे तो पसंद कहाँ से करेगा कोई। तो उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, तो लोगों को फिर जो है संसद की जो है सोच में आई कि भाई हम अपना एक अलग राज्य बनाएंगे, एक अलग काम करेंगे, ठीक है, सरकार चलाएंगे हम खुद ही। तो ये दिमाग में आया, उसके बाद फिर संसद का उदय हुआ। दूसरी चीज, आर्थिक परिवर्तन आपको देखने को मिला, यानी कि नए नए व्यापार मार्ग उदय हुए, है ना, रेशम मार्ग का जो है खोज की गई। और पारंपरिक सामंती व्यवस्था को चुनौती दी गई, यानी कि जो पुरानी जो सोच थी कि भाई राजा का बेटा राजा बनेगा, वो वाली सोच को हमने फिर जो है खत्म किया। क्योंकि जो राजा बनते थे ना उस समय, वो ये थे कि उनको एक तरीके से भगवान का दर्जा प्राप्त था, कि भगवान ने भेजा है उनको खुद राजा बना के, तो इसलिए वो राजा है। तो जैसे कि इंडिया में था, वैसे ही सेम लगभग वहां पे आपको देखने को मिला। उसके अलावा धार्मिक संघर्ष आपको देखने को मिलते थे, यानी कि जो प्रोटेस्टेड और जो कैथोलिक थे, इनके बीच में संघर्ष चल रहा था, ठीक है। संघर्ष, ये कौन है, ये प्रोटेस्टेंट और जो कैथोलिक, बेसिकली धर्म है। आप चर्च वगैरह जाते हो ना, जो चर्च होते हैं वही कैथोलिक में आते हैं। और कैथोलिक में जब कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई थी ना कैथोलिक धर्म में, यानी कि चर्च में, है ना, चर्च में, जो धर्म में, जो बेसिकली जो क्रिस्म जो भी धर्म होता है उसको, मैं मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। जो लोग चर्च में जाते हैं उनको पता होगा। ये जो कैथोलिक था, ये धर्म था बेसिकली तरीके का यूरोप का। तो यूरोप में लोग ना भ्रष्टाचार करने लगे थे धर्म को लेके।
तो इसको ठीक करने के लिए जो लोग अच्छे थे, पढ़े लिखे समझदार थे, तो उन्होंने जो है संघर्ष कर दिया। तो जो संघर्ष किया ना, जो प्रोटेस्ट किया खिलाफ में बैठ के कैथोलिकों के खिलाफ, तो उसको हमने नाम दिया प्रोटेस्टेड धर्म। ठीक है, तो ये प्रोटेस्टेड वहां से निकल के आया है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि भाई ये दोनों धर्म है, ये एक नया धर्म निकल के आया जो कि थोड़ा बहुत इससे, इस वाले से थोड़ा बदलाव में ये वाला था। ठीक है, इसमें थोड़ा बदलाव किया गया इस प्रोटेस्टेंट धर्म के अंदर। उसके बाद शाही शक्ति का दावा। शाही शक्ति का दावा मतलब जो राजा थे, वो आपको पता है, मैंने बताया कि भाई राजा का देव्या बेसिकली अधिकार था कि वो राजा बनेगा। तो इसको जो है, इसने भी जो तनाव थे, सामाजिक जो तनाव थे, उसको बढ़ावा दिया इस चीज ने भी, क्योंकि लोग को पसंद नहीं था कि भाई राजा का कोई राजा रहे। अब कोई राजा अच्छा नहीं है उनके लिए, उसको उनको लगा कि अब इसको हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें पार्लियामेंट चाहिए जो हमें हमारे हिसाब से काम करे। ठीक है, और द पेटिशन ऑफ राइट, बेसिकली ये क्या था, ये जो राजा का जो अधिकार मिला हुआ था ना, उसको खत्म करने के लिए ये भी, ये चीजों को लाया गया। ठीक है, राजा का जो शक्ति था उसको कम कर दिया गया इसके द्वारा। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मैंने आपको बताया था थॉमस हॉब्स करके, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ये भी करा दिया है यहाँ पे। तो ये प्रमुख अंग्रेजी दार्शनिक है। ठीक है, जिनका जिनका काम पश्चिमी राजनीति के विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। बेसिकली इन्होंने जो भी काम किया उसका यूरोप में, यानी कि पश्चिमी राजनीति थी, यानी कि यूरोप की जो पॉलिटिक्स थी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनकी सोच ने। ठीक है, और इनकी बुक का नाम था लेविथान। ठीक है, 1651 में इन्होंने लिखी थी लेविथान बुक करके। तो ये आपको याद रखना है। इनके कुछ विचार हैं जैसे कि प्रकृति की स्थिति और सामाजिक अनुबंध, है ना। और यहाँ पे जो है एक संप्रभुता की बात करते हैं ये लोगों को जो है हमें संप्रभुता देनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले पाए, लेकिन ये लिमिटेड होना चाहिए। जैसे कि अभी सरकार आपको देखने को मिलती है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट होती है किसी भी जगह की, तो वहाँ पे आपको संप्रभुता देखने को मिलती है। लोगों के पास राइट्स तो है, लेकिन लिमिटेड राइट्स है। ऐसा भी नहीं है कि वो किसी और के राइट छीन ले। ठीक है, तो ये जो थॉमस हॉब्स है, ये बेसिकली बात करते हैं राइट्स की। ठीक है, और इसी जगह पे हम ये भी कहते हैं कि भाई इनको सीमित करो, ऐसा भी ना हो कि लोग राइट के चक्कर में दूसरों के जो अधिकार है उनको छीनने लगे। तो ये भी ना होना चाहिए। तो इसको जो है इन्होंने इसको बताने के लिए लोगों को ये बुक लिखी लेविथॉन। ठीक है, तो ये लेविथॉन की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुए। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद चौथा जो है वो फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व यूरोप में हुई राजनीतिक घटनाक्रमों पर एक चर्चा कीजिए। इसमें क्या है, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व यूरोप में हुई राजनीतिक घटनाक्रम, फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो भी घटनाएं हुई, ठीक है, यूरोप में, यूरोप की बात कर रहे हैं, वहाँ के जो घटनाक्रम है, पॉलिटिकल जो बेसिकली इंटरेक्शंस जो भी बोल सकते हो आप, कोई भी काम जो हुए थे उसको पूछ रहा है। ठीक है, इजी कर दिया मैंने आपको। इसमें मेरा यहाँ पे एक पॉइंट बनाया कि भाई यूरोप में राजनीतिक घटनाक्रम क्या क्या हुए। सबसे पहला जो है निरंकुश राजतंत्र का उदय हुआ। ठीक है, राजाओं का देवीय अधिकार जो था, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो राजे रहेंगे, कोई भी कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये एक इसकी वजह से भी जो है राजनीतिक एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि जागरूकता पैदा हुई लोगों के अंदर कि भाई नहीं, हमें ये राजा को हटाना है कैसे भी करके, है ना। और सामाजिक असमानता पैदा हुई लोगों के अंदर। यूरोप में आर्थिक असमानता सबसे ज्यादा थी, और अभिजात जो वर्ग था, अभिजात और जो पादरी वर्ग था, वो उनको सबसे ज्यादा उच्च दर्जा प्राप्त था वहां पे। जैसे कि यहाँ पे इंडिया में जो ब्राह्मण लोग थे उनको उच्च दर्जा प्राप्त था, ब्राह्मण और क्षत्रिय। वैसे ही वहां पे पादरी और जो अ, पादरी और अभिजात जो वर्ग है, यानी कि जो राजा वर्ग थे, उनको सबसे ज्यादा उच्च अधिकार प्राप्त थे। उसके बाद सेकंड है ज्ञानोदय के आदर्श। ज्ञानोदय मतलब आपको पता है इनलाइटमेंट हम पढ़ते हैं, मेरी चैनल का नाम भी इनलाइटमेंट ही है। इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान का उदय होना। ठीक है, जब भी जैसे कि हमारे जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की, तो उसको उन्होंने नाम दिया इनलाइटमेंट। ठीक है, इनलाइटमेंट पीरियड का नाम दिया कि भाई मुझे इनलाइटमेंट मिली है, मुझे एक तरीके से मैं मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मुझे सच की प्राप्ति हुई है। तो यही, इसी को हम इनलाइटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी जो है वहाँ पे चीज़ों को निकल के आया, लोगों के अंदर इनलाइटमेंट पैदा हुआ, लोग जागरूक हुए चीज़ों को लेके कि भाई जो भी ये राज सत्ता है हमें नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, और हमें विकास चाहिए, हमें धनवरम नहीं चाहिए, हमें चाहिए विकास, हमें चाहिए प्रैक्टिकल जीवन। ठीक है, तो ये है
ज्ञानोदय भी एक आंदोलन की वजह से ही आया लोगों के अंदर, ठीक है। कुछ भी जो होता है ना, उसकी वजह से एक चीजें को हमारे दिमाग में कुछ नई नई चीजें डेवलप होने लगती है, ठीक है, जागरूकता पैदा होने लगती है। अभी जो गवर्नमेंट कर रही है फिलहाल में, तो उससे लोगों के दिमाग में जागरूकता पैदा हो रही है कि भाई जो लालच है बुरी बला है। कोई सरकार हमें लालच देती है ना, उसके बाद हम हमसे छीन भी लेती है। जैसे कि अभी निर्मला ताई जी जो है हमारी वित्त मंत्री, उन्होंने जो किस तरह के टैक्स लगा रखे हैं दुनिया भर की चीजों पे, मतलब अवैध टैक्स, जिनकी कोई मत भी नहीं है, उनमें लगना भी नहीं चाहिए टैक्स, उन चीजों पर टैक्स लगा रखा है ना। कोई हद भी होती है टैक्स लगाने की, लेकिन सब चीज पर टैक्स लगाना है, ठीक है। गरीब आदमी क्या करेगा अभी से? उसके अलावा आर्थिक संकट, इसमें क्या है, क्रांति से पहले फ्रांस को गंभीर संकट का सामना करना पड़ा, तो ये भी है। और जिस सरकार का जो है बजट या भी जो कर्ज है उस पर सरकार पे हो गया बहुत ज्यादा। और जो कर प्रणाली थी वो भी बेकार थी, जैसे कि भारत की अभी कर प्रणाली बहुत बेकार है। खाम खाम में टैक्स वसूली हो रही है यहाँ पे, है ना। टैक्स, बेसिकली टैक्स का काम होता है, जो काम हमारे देश में जो सेवाएं पैदा होती है उस पर टैक्स लगाया जाता है। अब जो फालतू की चीजें हैं, ठीक है, वो सेवा दे रहा है, उसके अलावा उसके अंदर और भी टैक्स लगाए जा रहे हैं, है ना। हम कार बेच रहे हैं उस पर भी टैक्स लगा रहे हैं, और पॉपकॉर्न के ऊपर 36 तरह के टैक्स लगा दिए हैं। तो ये कौन सी, मतलब क्या समझदारी है, पता नहीं क्या कर रहे हैं सरकार। तो सरकार चुनने से पहले हमें सोचना चाहिए पहले कि कौन सी सरकार हमें चुननी चाहिए, समझदार सरकार चुने, ताकि वो लोगों के हित में काम करे, ना कि अपने हित में। कमजोर के सत्ता, यहाँ पे राजतंत्र राजा लुइस 16वां, मैंने आपको बता दिया था। और जो बेसिकली ये राजा जो था, इसको हम लोग, जो यूरोप के जो लोग थे, वो क्यों पसंद नहीं कर रहे थे? क्या रीजन था कि भाई आर्थिक और जो सामाजिक समस्याएं हैं ना, उनको ये सही नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से लोगों ने इसको पसंद करना बंद कर दिया कि भाई बेकार है, क्या फायदा है इसका, है ना। राजा का मतलब जो है इसको पता ही नहीं है, तो क्यों राजा बना रखा है, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन में कृषि के क्षेत्र में हुई विकास कर्मों की व्याख्या कीजिए। तो कृषि में जो विकास कर्म पैदा हुए, ठीक है, कब कब कैसे कैसे कृषि का विकास हुआ, तो वो बता रहा है। और यहाँ पे मैंने बता रखा है कि 18 से 19वीं सदी में ब्रिटेन जो है वो वहाँ पे विकास, कृषि का विकास बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसी के बारे में मैंने आपको बताया है, जैसे कि ये इंट्रो लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको भी लिखना होता है। और ये मेन बॉडी जो है यहाँ पे लिखी है, विकास क्रम में सबसे पहले होता है बाढ़ बंदी। बेसिकली बाढ़ बंदी क्या थी? तो जो मैदान होते हैं ना खेत के, वो ये एक बहुत पुरानी परंपरा है उनके, यूरोप के देशों में, कि वहाँ पे बाड़ बंदी करते हैं। बेसिकली जमीनों को ना खंडों में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, और उस पे अलग अलग तरीके की खेती की जाती है। एक ही, बेसिकली एक ही बहुत बड़े लैंड पे दुनिया भर की वहाँ पे जो है फसल उगाते हैं, वो अलग अलग टाइप की फसल वहाँ पे मतलब उगाई जाती है। इससे उनको वैरायटी ऑफ क्रॉप्स मिलती है, यानी कि फसलों की दुनिया भर की विविधता देखने को मिलती है। उनको बहुत फायदा होता है उस चीज़ से, ठीक है। तो ये भी एक विकास का रीजन था वहाँ पे। और एक दूसरा जो है वो है चयनात्मक प्रजनन। यहाँ पे क्या है, चयनात्मक प्रजनन में ये भी एक नई प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया उनके द्वारा। जैसे कि इंडिया में हम बैलों का इस्तेमाल नहीं करते खेती खेतों में, ठीक है। वो खींचने के लिए, जो भी, मुझे इतना प्रोसेस पता नहीं है। तो उन्होंने जो है, जो यूरोपियन जो थे, उन्होंने जानवर जो होते हैं और जो पौधे होते हैं उनकी विशेषता के अकॉर्डिंग, यानी कि जो, जैसे कि उनका आकार है, जो उपज है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उनके अंदर, उसके अकॉर्डिंग उनको उनको काम काम दिया बेसिकली जानवरों को। जैसे कि जो घोड़े होते हैं, उनको खींचने के लिए इस्तेमाल किया गया, कि भाई वो खींचेंगे, ताकि वो जो गड्ढे बनाते हैं, जैसे कि जिसमें वो बीज रोपण करते हैं, तो वो बनाने के लिए वो काम में आए, ठीक है। जैसे कि हमारा बैल का इस्तेमाल करते हैं, उनके वहाँ पे घोड़े का इस्तेमाल उन्होंने किया होगा। तो इस तरीके से, और अलग अलग पौधों का इस्तेमाल किया अलग अलग उपज लेने के लिए। तो ये उन्होंने जो है टेक्निक का इस्तेमाल किया। और नई मशीन बहुत ज़्यादा बनाई गई उनके द्वारा, जैसे कि ब्रिज ड्रिल करके एक थी, एक थ्रेशर थी, एक घोड़ा चालक जो हल था, उसका इस्तेमाल किया। और उन्नत परिवहन जो है, जैसे कि नहरें और रेलवे का विकास उन्होंने जो है वहाँ पे किया, और जिससे कि जो फसल है उसको ढुलाई करना, उसको कहीं ले जाना इजी हो गया। और एक आता है फसल चक्रण, यानी कि 4 कोर्स चक्रण, जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। यहाँ पे क्या है, आपको पता होगा अगर आप गांव से हो तो, अगर हम किसी भी खेती में, किसी भी खेत में, अगर एक एक ही प्रकार की कृषि बार बार करते हैं, तो उस खेत की जो क्वालिटी है, जो मिट्टी की जो क्वालिटी है, वो कम हो जाती है ना, वो खराब हो जाती है दिन पे दिन। उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पे अलग तरीके की फसल उगाते हैं, ठीक है, रंग बिरंगी फसल उगाते हैं उस पे। कभी हम मक्का उगा रहे, कभी हम उस पे कुछ और उगा रहे।
कभी गन्ना उगा ले तो उससे क्या होता है, उस मिट्टी में एक वर्सेलिटी रहती है, उसमें एक उत्पादकता बनी रहती है, ठीक है, क्वालिटी रहती है उस मिट्टी के अंदर। तो ये भी ऐसे ही करते थे, ये फसल चक्रण करते थे, यानी कि इस साल कुछ और उगा दिया, अगले साल कुछ और उगा दिया। तो ये इस प्रकार से ये इनके जो है टेक्निक का इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पे किया। इतना तो हमारे यहाँ के जो किसान थे उनको भी पता था, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें जो रिजल्ट आए वो क्या है कि भाई खाद्य उत्पादन में वृद्धि देखी गई, ग्रामीण शहरी प्रवासन आपको देखने को मिला, यानी कि जो ग्राम से लोग शहरों में माइग्रेशन करने लगे, और औद्योगिक क्रांति यहाँ पे आपको मिली। ये तो हमें सबको पता है कि भाई औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई, यूरोप में हुई, ठीक है, और ये 1750 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। डेट थोड़ा बहुत याद रख लो, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं होती कि डेट याद ही रहे, किसी किसी को याद नहीं रहती, जैसे कि मेरे जैसा व्यक्ति है वो डेट याद नहीं रख पाता। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, प्रबोधन की विरासतों पर एक टिप्पणी लिखिए। प्रबोधन, तो प्रबोधन क्या है ये पूछ रहा है। तो प्रबोधन की बेसिकली, प्रबोधन मैंने आपको बता दिया, एनलाइटमेंट प्रबोधन बोलते हैं उसको, ठीक है। तर्कशास्त्र और विज्ञान का महत्व बढ़ा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें एनलाइटमेंट पीरियड की, तो उस समय जो है तर्क बढ़ा लोगों में, कि तर्क मतलब डिबेट करना यार, सवाल पूछना कि अगर ये राजा है तो क्यों है भाई, इसको इसी को राजा क्यों बनाया जा रहा है ना, लोग तो इसको पसंद नहीं कर रहे हैं भाई, क्यों राजा बना है फिर ये। तो ये बढ़ा, ठीक है, लोगों में साइंस की अकल आई कि भाई साइंस कुछ करना चाहिए, हमें कुछ बेसिकली आविष्कार करनी चाहिए, नए नए बल्ब का निर्माण करना, ग्रेविटी की खोज करना, वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या कर दिया इन लोगों ने। तो ये, और राजनीतिक परिवर्तन आपको देखने को मिला, ठीक है। लोग का जो है पूरा जो यूरोप था वो राजतंत्र से लोकतंत्र में बदल गया, और मानव अधिकार जो है ये सामने आए, इससे पहले नहीं थे मानव अधिकार, ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो सामने आए। फ्रांसीसी क्रांति की वजह से और अमेरिका की जो क्रांति हुई उसको भी बढ़ावा दिया इन लोगों ने, इस मतलब मानव अधिकार ने, ठीक है। उसके अलावा समाज में बदलाव आपको देखने को मिला, महिलाओं को अधिकार मिलने शुरू हो गए, और प्रौद्योगिकी और जो इनोवेशंस, जो डिस्कवरी है और जो आविष्कार हैं वो आपको मिले, जैसे कि न्यूटन का जो लॉ है ग्रेविटी का, और स्टीम इंजन आप इन्होंने बनाया, बिजली का उपयोग किया, उत्पाद किया, बल्ब का निर्माण किया। तो ये आप लिख सकते हो यार, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको अभी भी कम लगता है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको कम लगता है तो मैं दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। अ, आप ये वाला सवाल कर सकते हो, ठीक है, धर्म सुधार वाला, और दिखाता हूँ अभी। एक आप इनमें से कर सकते हो, या फिर ये या फिर ये, ठीक है। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तर्कवाद और वाणिज्यवाद करके, ठीक है, ये आप कर लेना। एक ये कर सकते हो आप, ठीक है। प्रतावी ताज और उसकी, इसको मैं थोड़ा रेज कर देता हूँ। हाँ, उसकी अमेरिकी उपनिवेश बस्तियों के बीच बढ़ती प्रतिरोध के उत्तरदायी कारकों का परिश्रण कीजिए, इसको आप कर सकते हो अपनी बुक में से, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो मैं आपको बता ही दिया है, ये तो हो चुका है। जनसंख्यिकी परिवर्तन के बारे में आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो। और एशिया में व्यापार और उपनिवेशवाद, ये भी पूछ सकता है इंडिया से रिलेट करके कि भाई क्या क्या हुआ। तो आप ये भी जो है इसको भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ये 10 नंबर में ही आए, ये 20 में भी आ सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहती हैं, किसी भी तरीके के सवाल पूछ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा और कुछ दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, ये भी आप बता सकते हो, यूरोप में कला शैलियाँ जो है उसके बारे में सवाल पूछ सकते हो, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये दिसंबर 2024 2022 का क्वेश्चन है, यहाँ से भी आ सकते हैं सवाल। हाँ, ये कृषि समस्या मैंने करा दिया है वैसे, ठीक है, ये आपको दिख गया होगा वहाँ पे। बाकी इतने ही क्वेश्चन है, अगर आपको और चाहिए तो मैं आपको और दिखा दूंगा, ठीक है, मतलब 4-5 साल की मैं आपको उठा के दे दूंगा कि आपको ये कर लो। कि कुछ बच्चे या फिर भी कमेंट करते रहते हैं कि आप मुझे और कराओ और कराओ, तो और कराने का कोई मतलब नहीं है ना फिर। जितने आने क्वेश्चन है मुझे लगता है इतने आएंगे, तो उससे ज़्यादा फिर फायदा ही क्या करने का, है ना, वो तो फिर टाइम वेस्ट है आप लोगों का भी, मेरा भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।